बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं सीधा इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब से थोड़ी देर पहले ही मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। जी हाँ, आपके सामने हम भी ये रख चुके थे और पूरी दुनिया का मीडिया भी ये बातचीत कर रहा था कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर देगा। अब से थोड़ी देर पहले ये पता चला कि अमेरिका और इसराइल ने, जी हाँ, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमला इसराइल ने किया, लेकिन उसके अंदर अमेरिका भी शामिल है। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स, वो अल जज़ीरा हो, BBC हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सभी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुतअद्दिद मकामात के ऊपर इसराइल ने हमला किया है और कई जगहों से धुआं, आग और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर बमबारी की गई है। ये जो हमला है ये सिर्फ तेहरान में नहीं बल्कि कई मुतअद्दिद मकामात पर ईरान में हमले की इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है, खबरें आ रही हैं। आपके सामने थोड़ी सी तफसील रख देते हैं क्योंकि अभी अभी ये हमला हुआ है और इसकी कोई ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। कुछ फुटेज भी है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी इंफॉर्मेशन आएगी अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल ये पता चला है कि इसराइल ने ईरान पर प्रीएम्प्टिव, उन्होंने कहा है कि ईरान ने हम पर हमला करना था, हमने पेशगी हमला कर दिया है, हिफ्ज़े मा तक़द्दम हमला कर दिया है। ये एक नई ही टर्म है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उन्होंने कर दी है। मतलब कि पूरी दुनिया में कोई नहीं ये कह सकता कि ईरान ने उन पर हमला करना था, लेकिन इसराइल ने कहा कि उन्होंने करना था। इसराइल ने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि पूरी दुनिया तो आपको पता है कि उन्हीं की मर्ज़ी पर चलती है। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हमें ख़तरा था कि ईरान ने हम पर हमला करना है, इसलिए हमने उन पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है, हिफ्ज़े मा तक़द्दम, हमने पेशगी हमला ईरान के ऊपर कर दिया है। और मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें CNN भी है, BBC भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, अल जज़ीरा भी है और बाकी भी तमाम बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका भी शामिल है। ट्रंप ने बड़े जंगी ऑपरेशंस का ऐलान किया था और किया है ताकि ईरान के जौहरी ख़तरे को ख़त्म किया जा सके। ईरान के 3 ऐसे मकामात हैं जहां पर उन पर इल्ज़ाम है कि वो यूरेनियम को वहां पर इनरिच कर रहे हैं न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। अमेरिका की डिमांड ये थी कि इन तीनों मकामात को अपने हाथों से ईरान तबाह कर दे, जो यूरेनियम इनरिच हुआ है वो सारा वापस कर दे, आइंदा के लिए हमेशा के लिए एग्रीमेंट करे कि ईरान कभी भी एटमी बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। और भी बहुत सारी उनके ऊपर कदगन थी जो लगा रहा था अमेरिका, लेकिन ईरान और अमेरिका की इस पर शायद डील नहीं हो सकी और अब इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जो इब्तदाई मालूमात आ रही हैं उनके मुताबिक ये 5 से 6 शहरों पर हमला किया गया है। इन शहरों के अंदर तेहरान है, उसके अलावा कुम है, करमनशाह है, इस्फहान है और भी कुछ मुतअद्दिद शहर हैं जिनके ऊपर ये हमला हुआ है। और इन शहरों के अंदर भी मुतअद्दिद मकामात के ऊपर हमला हुआ है। ये नहीं कि तेहरान में एक ही जगह पर हुआ है, कई मुकामात में हुआ है। जो तेहरान है उसमें कहा जा रहा है कि दारुल हुकूमत के वस्त में धमाके हुए हैं, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम लीडर जो उनके हैं खामेनाई, उनके दफातर के करीब भी धमाका हुआ है और वहाँ से भी धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जो सदर का दफ्तर या घर है उसके भी करीब, जो ईरानी सदर है उनके दफ्तर या घर के करीब भी हमला हुआ है, वहाँ से भी धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि और भी मुतअद्दिद शहर हैं जिन पर ये हमला जो है इस वक्त जारी है या हुआ है। अभी भी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये हमला रुका नहीं है, बल्कि ये मीडिया अभी तक ये हमला जो है ये जारी है। इसके अंदर अमेरिका भी शामिल है और इसराइल भी शामिल है। और आप सबको ये तो पता ही है कि पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की भी दूसरी तरफ जंग छिड़ गई है। और अब आप अगर तमाम कड़ियों को मिलाएं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि क्यों ऐन इसी वक्त का तयन जो है वो उस जंग का भी हुआ, इस जंग का भी हुआ। तो पूरा माहौल बना हुआ है। इस माहौल के अंदर आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता। दूसरी तरफ इसराइल जो है उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी है और ये कहा है कि तमाम लोग शेल्टर्स के करीब चले जाएं, क्योंकि उन्हें इस बात की अब तवक्को है कि शायद ईरान रिटेलिएट करे और वापस मिसाइल फेंके। तो इसराइल ने अपने मुल्क के अंदर जो है वो एमरजेंसी नाफिज की, अपनी फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी है। इसके साथ ही ईरान ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है वो बंद कर दी है और ये हमला जो है इस वक्त जारी है। अब अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि हमला क्या रॉकेट्स के साथ हो रहा है, फाइटर जेट्स के साथ हो रहा है। अमूमी तौर पर लग यही रहा है कि इसमें फ़ाइटर जेट्स ज़रूर इस्तेमाल हुए होंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो अमेरिका ने हमले किए थे उसमें जो ईरानी डिफेंस सिस्टम था वो तो ख़ासी हद तक नाकारा बना दिया गया था।
और मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी इंटैक्ट होगा। ईरान रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में नहीं होगा उन तैयारों को जो हमला कर रहे होंगे। बहरहाल अभी तक कितना जानी नुकसान हुआ इसके बारे में किसी को नहीं पता। अल जज़ीरा इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो सुप्रीम कमांडर हैं वो भी बाहिफाजत हैं। ज़ाहिर है ईरानी गवर्नमेंट का जो क्लेम होगा, और ईरानी सदर भी हिफाजत से हैं, लेकिन अल जज़ीरा कह रहा है कि शायद जो आम शहरी हैं वो शहीद हुए हैं और बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी आपको अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल आपको सुनवाते हैं सदर ट्रंप ने क्या कहा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के बारे में, क्योंकि वो उस पर बोले हैं और खुलकर बोले। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग को खुशाइंद कहा है, उसकी तारीफ़ की है और ये भी कहा है कि मैं ये जंग नहीं रुकवाऊंगा। आपको पता है कि सदर ट्रंप ये कहते हैं कि वो हर जगह जंग रखवाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें जो अमन का नोबेल पीस प्राइज़ है वो ज़रूर दिया जाए। लेकिन इस जंग के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप इस जंग को रुकवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं रुकवाऊंगा, बल्कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छा कर रहा है, अच्छा जा रहा है। अब आपको उस स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी, या ज़्यादा उस स्टेटमेंट को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो हमने कल आपको सुनवाई थी, जिसमें सदर ट्रंप ने खुलकर बगराम एयरबेस जो है वो वापस लेने की बात कही थी। इसके साथ ही साथ हमने आपको कल ये भी बताया था कि किस तरीके से इरफान सदीकी मरहूम जो सेनेटर भी थे नून लीग के और आसिम मुनीर साहब के उस्ताद भी थे, उन्होंने किस तरीके से एक स्टेटमेंट दी थी, और उसके पीछे फिर और बहुत सारी स्टेटमेंट्स नून लीग और फौजी जर्नल्स की अगर आप मिक्स करें और बहुत सारे एक्शंस, तो सारी गेम समझ आ जाती है। इरफान सदीकी मरहूम ने यह कहा था कि जो अमेरिका का असलहा अफगानिस्तान में रह गया है उसके लिए पाकिस्तान जंग लड़ेगा और वो असलहा अफगान तालिबान से वापस लेकर अमेरिका को देगा। मीन अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उनकी बात का मकसद ये था। अब सदर ट्रंप ने भी खुलकर तकरीबन इस जंग को या पाकिस्तान के इन इकदामात को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदर ट्रंप ने कहा क्या है, और इसके बाद इस पर थोड़ा तजिया देते हैं और फिर कुछ और खबरें हैं जिनकी तरफ हमने बढ़ना है। सदर ट्रंप से जब मीडिया ने पूछा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग शुरू हो गई है, तो क्या आप इस जंग को रुकवाएंगे, मुदाखलत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छा कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर मुदाखलत करता, लेकिन मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छा कर रहा है, मैं मुदाखलत नहीं करूंगा। पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर आज़म और एक जनरल है, अजीम क़यादत है, ये दो शख्सियात हैं जिनकी मैं वाकई बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं इसमें जंगबंदी नहीं करवाऊंगा। पाकिस्तान ज़बरदस्त काम कर रहा है, ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और मैं उस पर बड़ा खुश हूँ, ये सदर ट्रंप ने कहा। उसके साथ फिर उन्होंने ईरान पर भी बात की आगे। उन्होंने कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, ईरान से खुश नहीं हूँ, मगर जुमे तक मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं, ईरान के साथ डील बनाना चाहता हूँ, ईरान के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर कभी कभार ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है, ये सदर ट्रंप ने वहाँ पर कहा। अब अगर पाकिस्तान के मामले को देखें, सदर ट्रंप की साबिका जो स्टेटमेंट है बगराम एयरबेस, और जो आप सबके सामने सदीकी साहब, मरहूम सदीकी, इरफान सदीकी जो सेनेटर भी थे और आसिम मुनीर के उस्ताद भी थे, उनकी स्टेटमेंट, और फिर जो कुछ हमने किया पिछले एक साल में कह लें या 6-8 महीने में, जिस तरीके से ये जंग ज़बरदस्ती छेड़ने की भरपूर कोशिश हमारे जर्नल्स ने की और आखिरकार उसमें कामयाब हो गए, तो अब ये बात वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है कि शायद ये जंग हम किसी और की फरमाइश पर लड़ रहे हैं। शायद ये जंग जो है, इसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये जंग अगर ज़्यादा फैल जाए तो हो सकता है कोई और कहे कि हम भी आपकी मदद करते हैं। बल्कि मेरी किसी और से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सुलह की बात करें, जंग बंद होने की बात करें, क्या हमने लड़ते ही रहना है आगे। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको लगता है कि आप वहाँ बमबारी करेंगे और उसके बाद सुलह की बात इतनी जल्दी उधर से होगी? आप याद कीजिए कि क्या वहाँ पर रशिया ने उनको हरा लिया? क्या कितनी कोशिश नहीं की? उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर ने कोशिश की, फिर अमेरिका ने कोशिश की। जब 3 सुपर पावर्स उनको नहीं हरा सकी, तो हमने ये क्यों सोच लिया कि हम उन्हें हरा लेंगे? दूसरी बात, हमसे कच्चे के डाकू आज तक सीधे नहीं हुए। याद कीजिए कि कच्चे के डाकू जो हैं, आज भी शाम के वक्त वहां हम मोटरवे बंद कर देते हैं। क्या वहां पर हमारी फौज ने ऑपरेशन नहीं किया? क्या एक से ज्यादा बार हमारी पुलिस बल्कि फौज ने भी वहां पर ऑपरेशन नहीं किया ना? तो जब हमसे हमारे अपने कच्चे के डाकू काबू नहीं आए, तो आप मुझे बताइए हमसे तालिबान जो हैं वो हम कैसे काबू करेंगे?
कच्चे के डाकुओं का मामला जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आज भी शाम को 6 बजे वहां पर मोटरवे बंद कर दी जाती है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। जो कोई गुजरता है उसको अगवा कर लेते हैं। ड्रोन्स उनके पास हैं, फौजी किस्म का असलहा उनके पास है। एक या दो दफ़ा वहां पर पाकिस्तान की फौज भी ऑपरेशन कर चुकी है, पुलिस मुतअद्दिद बार कर चुकी है। रॉकेट लॉन्चर उनके पास हैं, ड्रोन्स उनके पास हैं, हर तरह का असलहा गैजेट उनके पास हैं। लोगों को उठाते हैं, अपनी मर्जी का तावान लेते हैं, फिर उनको छोड़ते हैं। ये सब कुछ चल रहा है और कोई इलाका गैर में या किसी ऐसी जगह पर नहीं। ये रहीम यार खान मुल्तान से आगे, जो लोग तो जाहिर है जानते हैं उनके लिए तो, लेकिन कुछ लोग जो बैरून मुल्क पैदा हुए हैं उन्हें कई दफ़ा उस तरीके से शहरों के बारे में नहीं पता होता। तो मुल्तान, लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से आगे रहीम यार खान और उससे थोड़ा सा आगे कच्चे का इलाका शुरू हो जाता है। उसके बाद आप सिंध में घुसते हैं तो आधा इलाका पंजाब का आप एक किस्म का समझिए कच्चे का, और आधा हिस्सा उसका सिंध के अंदर है। और ये जो मेन आपकी शाहरा है जो लाहौर से कराची जा रही है, इसी शाहरा पर भी उसका कुछ हिस्सा आता है और लोगों को वो अगवा कर लेते हैं और फिर मर्जी का तावान मांगते हैं। तो हम वहां पर फौजी ऑपरेशन करने के बावजूद, हम वहां पर पुलिस के ऑपरेशन करने के बावजूद उनको काबू नहीं कर सके अभी तक। लेकिन अब हमने उन तालिबान को काबू करना है जिनको ना ब्रिटिश एम्पायर काबू कर सकी, ना जिनको कर सके रशिया वाले और ना ही अमेरिका वाले। जो गवर्नर हैं केपीके के कुंडी साहब, उन्होंने तो कल ट्वीट ही कर डाली। उन्होंने कहा कि जो काम वेस्ट और अमेरिका, मगरब और अमेरिका अधूरा छोड़ गया था वो अब हम पूरा करेंगे। अल्लाह ही खैर करे इस सारी सोच के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि एक तरफ जो जर्नल्स हैं वो गद्दारी के आर्टिकल्स और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अगर कोई उनसे सवाल भी कर लेता है कि ये जंग आपने पाकिस्तान पर क्यों मुसल्लत की, ये एक बिल्कुल ला हासिल किस्म की आप एफर्ट कर रहे हैं इनसे बातचीत, क्योंकि उनके पास कौन सी कोई आप ये उनके पास खोने को क्या है? उनके पास कौन सा कोई मरबूत ऐसा निज़ाम है, सिस्टम है जिसको आपने तबाह कर देना है? उन्होंने कुछ खोना है, लेकिन आपके पास खोने को बहुत है। हो सकता है आप बमबारी शंबारी बड़ी टका के करें, लेकिन वो हल्की आंच के ऊपर फिर वापस, हल्की आंच का मतलब ये कि वो लगे रहेंगे, कभी कहीं दहशतगर्दी, कभी कहीं, तो उसका क्या सदेबाब करेंगे? अनसर्टेनिटी रहेगी। पहले ही इकॉनमी हमारी नीचे है, इंडिया इसके अंदर जाहिर है और फायदा उठाएगा और वो और फ्यूल करेगा इस सारे काम को। तो आपके कभी यहां पटाखा चलेगा, कभी यहां बम चलेगा, कभी वहां चलेगा, तो पाकिस्तानियों की जानें भी जाएंगी और पाकिस्तान के साथ क्या होगा? और जब हम ये कहते हैं कि आसिम मुनीर की शुरू करदा जंग जो है वो पाकिस्तानियों को अब मजबूरन लड़ना पड़ेगी, तो कई जो पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के या इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी जो इस वक्त जनरल से शदीद नाराज है, वो भी गद्दारी का सर्टिफिकेट हमें दे देते हैं कि गिल साहब आप क्यों कह रहे हैं, आप जर्नैली बयानियां दे रहे हैं कि आप मजबूरन हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो बारीक बात समझ नहीं पा रहे कि जब जंग शुरू हो जाए तो शुरू भले कोई गलत करे सही करे, वो बाद में कौमों को लड़नी पड़ती। कोई नहीं चाहता था पाकिस्तान में कि मुशर्रफ जो है वो 9/11 के बाद जंग शुरू करें। उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप बचाने के लिए वो जंग शुरू की, लेकिन लड़नी पूरी कौम को पड़ी। मतलब लड़ने का मैं यहां कह रहा हूं बार बार, कुर्बानी पूरी कौम को देनी पड़ी, 80,000 जानें देनी पड़ी। अभी भी आसिम मुनीर साहब ने ये जंग शुरू कर दी है, ये खून तो पाकिस्तानियों को देना पड़ना है। आसिम मुनीर साहब का तो कुछ नहीं जाना, उन्होंने तो शुरू कर दी। तो इसलिए आप लफ्ज लड़ना अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। इसका खमियाजा पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ना है, इसकी कीमत पाकिस्तानियों को देनी पड़नी है, पाकिस्तानियों को अपना खून देना पड़ना है इसके अंदर। वो ये नहीं पता कि कितने साल देना पड़ना है। तो इसलिए मामला जो है वो एक तरफ मैंने आपको कहा कि कच्चे के डाकू, दूसरी तरफ तालिबान, और तीसरी तरफ जो पॉलिसी साज हैं जिनको कोई पता नहीं वो क्या करना चाहते। आगे चलते हैं जी। फैसल शफकत भट्टी, इनका पुलिस मुकाबला हुआ था सरगोदा के अंदर। हमने भी इस खबर को कवर किया था। अब सरगोदा से बहुत सारे लोगों ने हमें रब्ता किया और कहा कि गिल साहब आपने इसे कवर किया, लेकिन ये बहुत ही बदनाम ज़माना, एक मुजरिम था, इश्तिहारी था और इसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था और आपने इसके हक में आवाज़ उठा दी। हालांकि इसने दूसरे लोगों के, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था और इस वजह से इसका पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया है। देखिए यही टेस्टिंग टाइम होता है। मैं तो इनको नहीं जानता ये फैसल शफकत भट्टी कौन है। अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं कि ये वाकई बदनाम ज़माना थे और डॉन थे और लोगों पर जुल्म करते थे, और ये भी कहते हैं लोग कि ये नून लीग के रुकन भी रहे या कारकुन भी रहे, लेकिन इसके बावजूद असूल की बात यह है कि आप किसी को भी जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल नहीं कर सकते। जब आप इन चीज़ों का, मसलन एक ऐसी शख्सियत जैसे आप कह रहे हैं कि फैसल शफकत भट्टी, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि बहुत बड़ा जालिम था, कातिल था, जब आप इनके लिए इजाज़त देंगे पुलिस को, तो पुलिस कई मासूमों को भी फिर मारेगी पैसे लेकर। इसलिए दुनिया के किसी मुल्क में इस तरीके के मावराए अदालत जो कत्ल गारत है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।
मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये मासूम होंगे, बिल्कुल हो सकता है इन्हें सजाए मौत होनी हो, इन्हें सारी उम्र जेल में रहना हो, लेकिन कानून के मुताबिक आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, और नहीं तो फिर कानून में ये चीज़ शामिल कर लें कि आपने ये सज़ा भी देनी है। ये जब आप मावराए अदालत इस तरीके के फैसले करेंगे तो कल को पुलिस पैसे लेकर मुखालफिन के लिए कई जगहों पर ऐसे कत्ल भी करेगी। इसे कम अज़ कम मैं ये जाने बगैर कि वो शख्स कितना बड़ा जालिम, बुरा और जराइम पेशा है, उसका भी बुनियादी हक है कि उसको अदालत में पेश किया जाए। तो ये जाली झूठे पुलिस मुकाबले जो हैं, इनको किसी सूरत जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा सकता, नो मैटर वो बंदा आगे से जिसके खिलाफ हुआ है वो कितना बड़ा मुजरिम है। अच्छा जी, आगे आपके सामने रखते हैं कि वफाकी काबीना ने 10 रुपए के नोट की जगह सिक्का मुतारफ़ करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि 10 रुपए का नोट, क्योंकि उसकी जो पेपर की क्वालिटी है वो बहुत कम होती है और वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें बार बार 10 रुपए के नोट छापने पड़ते हैं। इससे कौमी ख़जाने को नुकसान होता है। अगर हम 10 रुपए के नोट की जगह पर सिक्का मुतारफ़ करवाएं तो अगले 10-15 साल में 40 से 50 अरब रुपए की बचत होगी, क्योंकि पेपर प्रिंटिंग करना पड़ेगा जिस पर 40 से 50 अरब का नुकसान होता है जब वो पेपर ख़राब होते हैं, जब वो नोट ख़राब होते हैं। असल बात अंदर की मुझे लगता है ये है कि अब 10 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं रह गई, उससे कुछ आता नहीं है, तो हुकूमत उस नोट को बंद करना चाहती है और उस सिक्के को जारी करना चाहती है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।